राधे राधे बालक एवं बालिकाओं, कैसे हो। हमारी मुलाकात काफ़ी समय के बाद हो रही है। इसका एक यथार्थ कारण है, लेकिन उस कारण में ना जाते हुए हमने मेरे वजह से आपका कुछ समय नुकसान हुआ है, तो उसको मैं भरपाई कर दूंगा। किसी भी दिन 2 लेक्चर्स आ जाएंगे, 3 लेक्चर्स आ जाएंगे, तो वो चीज़ें हम कर देंगे। डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। 99 परसेंटाइल इन 99 डेज़ के कोर्स में हम तड़कते भड़कते तरीके से आज पहुंच चुके हैं मैकेनिक्स के एक और नए चैप्टर, जिसका नाम है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर को आप एक चैप्टर की तरह पढ़ते होगे, लेकिन आपने इसके पिछले इतिहास, काइनेमैटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, इन सबसे कनेक्ट नहीं करा होगा कि ये आया क्यों। हर चैप्टर एक फ्लो को फॉलो करता है। काइनेमैटिक्स पढ़ा, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, रिलेटिव, न्यूटन्स लॉज, वर्क पावर एनर्जी तक हम आ गए। अब सर्कुलर में हम आ चुके हैं। सर्कुलर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है, क्या चीजें हैं, वो हम पढ़ेंगे। हेडिंग देते हैं पहले। एक और बात, अब आप लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो चुके होंगे और आप अब मुझसे वाइब्रेशंस मैच कर रहे होगे, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा रगड़ने का वक्त है। तो मैंने क्या करा है कि मैंने इस लेक्चर का डीपीपी, जो कि मैं पहले नहीं देता था, मैं पहले सिर्फ बोलता था पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, तो उसमें बच्चे को दिक्कत होती थी डायरेक्ट, क्योंकि वो फॉर्मूला दिमाग में बैठा नहीं, और बच्चे ने डायरेक्ट पीवाईक्यू लगा लिया और निपट लिए बच्चे। तो इस लेक्चर का डीपीपी, जिसमें 10 सवाल है, वो जाना है आपको और करना है। कहाँ डीपीपी मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो मैंने हैंड पिक करा है सवाल, मतलब ऐसे नहीं कि पुराना था तो मैंने टाइप ऐसे कॉपी करवा के और दे दिया। मैं लेक्चर प्लान जब करता हूँ, पता है ना कि एक घंटे 1.5 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे 2 घंटे की प्रिपरेशन लगती है पहले की, या कभी कभी चला गया, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेंस चैप्टर है, 4-4 घंटे भी चले जाते हैं। तो 4 घंटे में अब 1 घंटे का और काम मैंने बढ़ा लिया है कि मैं तुम्हारे डीपीपी दूंगा, हाथ से लिखे हुए, खुद से सवाल चुन के, कि अच्छा इस सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इस तरीके के सवाल बच्चा करेगा तो उसके मन में कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएंगे, फिर जब पीवाईक्यू की सीट पे वो जाएगा तो उसके लिए चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, तो डीपीपी के लिए एक इन्फॉर्मेशन था। बात करते हैं सर्कुलर मोशन पे। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि अब लेक्चर की लेंथ जो 2 घंटे होती थी, उसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा था कि बालक क्या कर रहा है। 2 घंटे के लेक्चर एक तो 2.5 घंटे में कर रहा है, और उसी को समझ रहा है कि उसने फिजिक्स पढ़ ली। मैंने क्या कहा था कि लेक्चर आपकी तैयारी के सिर्फ 30 से 40% है, बाकी 60% है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप वो नहीं करते तो लेक्चर किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बच्चा जितना भी सिलेबस करे उस पर कमांड हो, क्योंकि पता है ना कि 60% अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो तुम्हारा 99% बन जाएगा जेईई मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो 100% सिलेबस मैं करा दूँ ऐसे 2-2 घंटे के लेक्चर दे करके, और तुम एक भी सवाल ना लगा पाओ, तो ये तो मेरी खराबी होगी ना। फिर तो मैंने सपना बेच दिया तुम्हें, मैं सपने बेचने थोड़ी आया हूँ। तो मैं जो वास्तविकता है उसको तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ो, लेकिन परफेक्ट पढ़ो, जिससे सवाल लग जाए। और मेरे लाख बोलने के बावजूद भी तुम्हारे मन से भ्रम नहीं निकल रहा कि सिलेबस 100% करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 70% करना, वो भी अच्छे कमांड के साथ इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। ठीक है, तो फिर मेरी सारी चीजें करने के बाद भी आपके 99% नहीं आते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा। यार तुम्हारे लिए तो आसान कर रहा हूं ना, तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की उम्मीद थी, मैं कम कर रहा हूं उसे। ये ज्यादा पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं है, ये अहंकार का मन है। मन ना बड़ी चीजों को देख के वो मजे लेता है। इसलिए मैं कहूँ ना अभी कि तुमको 16 घंटे पढ़ने हैं, तो तुम्हें लगेगा कि मैं अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी नंबर्स ले रहा हूँ। 16 घंटे पढ़ने हैं, 5,000 क्वेश्चन लगा लेने हैं, रोज 100 लगाओगे, ये करोगे, होगा कुछ नहीं। और तुम हताश होकर बैठ जाओगे कि मास्टर तो बता रहा था, गलती मेरी ही है, क्योंकि तुम्हें सिखाया नहीं गया मास्टर को इवेलुएट करना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। गॉट इट। सर्कुलर मोशन पे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो मिथ्या तुम्हारे मन से तोड़ना चाहता हूं, जो इसका नाम है सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, गलत होता ही नहीं है। क्योंकि इस चीज़ पे चलोगे तो आपके जेई जेई एडवांस तो छोड़ो, जेई मेंस में क्या सवाल गलत करके आ जाओगे, निपट लोगे उसी में। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ सर्कुलर मोशन की छोटी छोटी बातों को हम क्लियर करते चलते हैं। सर्कुलर मोशन, पहली बात की द मोशन इन सर्कल इज नॉट सर्कुलर मोशन, लिखवाने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले हम एक चीज समझना चाहते हैं जो कि तुम्हें लगता है कि तुम समझते हो लेकिन तुम समझते नहीं हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन की जरूरत क्या पड़ी। अभी तक हम जितनी भी चीजें चला रहे थे वो सीधी रेखा में चला रहे थे। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में है कि कोई भी चीज टेढ़ी चल रही है, ठीक। तो अब टेढ़ी चल रही है तो टेढ़ी के बारे में बात करेंगे। टेढ़ी चल रही है तो टेढ़ी की बात करेंगे। एंगल समझते हैं कि एंगल होता क्या है। तुम में से मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछूं नहीं बता पाओगे व्हाट इज एंगल। कैसे बनता है वो बताओगे। तुम्हें बचपन से भी यही बताया गया है कि दो लाइंस जहां मिलते हैं वहां पे एंगल बनता है, बट व्हाट। क्योंकि एंगल नहीं समझोगे ना तो मैकेनिक्स से रिलेट ही नहीं कर पाओगे इस चैप्टर को। चलो जल्दी से समझते हैं। अभी तक हमने बात करी बालक कि कोई भी अगर एक रॉड है, ठीक है, ये इधर v वेलोसिटी से चल रहा है, t टाइम तक चला, तो इसने डिस्टेंस कवर किया कितना, vt। कोई दिक्कत नहीं मास्टर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं पूछता हूं कि अगर ये vt तय करा, या फिर हम ऐसे इसको सरल शब्दों में कहें कि इसने x दूरी तय की, ठीक है, ये रॉड चल करके x दूरी तय कर यहां पहुंच गया। हाँ मास्टर पहुंच गया। तो अब बताना कि ये वाला पार्टिकल ने कितनी दूरी तय की, ये वाले पॉइंट ने। सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया और इसकी भी दूरी तय की गई x है। हाँ मास्टर, ये वाले पॉइंट ने कितनी दूरी तय की। सरल सी बात है मास्टर, ये वाला पॉइंट यहां से यहां चल के पहुंच गया और ये इसने भी कितनी दूरी तय की, x दूरी तय की। समझ लिया मेरे बालक ने। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज जब सीधी रेखा में लीनियर मोशन कर रही है तो उसका हर पार्टिकल एक ही डिस्टेंस तय कर रहा है, समझे। लेकिन अब देखो एक चीज करते हैं, रॉड डॉट यहां पे मैंने कील ठोक दिया, ठीक। इस रॉड पे मैंने फोर्स लगाया इधर से, तो ये रॉड कुछ चलेगा, मान लो चल करके ऐसे ही टेढ़ा यहां पहुंच गया। अब बताना, ये पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल है बी, ये यहां से यहां चल के आ गया होगा और ये यहां से यहां चल के आ गया होगा। दोनों के द्वारा चला गया डिस्टेंस सेम है। सिंपल सा दिख रहा है, ये कम चला ये ज्यादा चला, कम चला और ज्यादा चला। यानी कि जब ये सीधा रेखा में ना चल करके एक पॉइंट को फिक्स करके उसके अलोंग ये चीज चल रही है, तो इसका हर पॉइंट जो है वो हर पॉइंट जो है वो सेम डिस्टेंस तय नहीं कर रहा। तो हम किसी एक पॉइंट की स्टडी करके सारे पॉइंट्स पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम इस पूरे रॉड को एक पॉइंट मान के इसका एक्सेलरेशन हम लिखते थे, तो ये माना जाता था कि सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन इसका जब डिस्प्लेसमेंट अलग है दोनों पॉइंट का, तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी दोनों पॉइंट की, तो इसके एक्सेलरेशन दोनों का अलग होगा। और सिर्फ दोनों का नहीं, इतने जितने इनफाइनाइट पॉइंट है सबका अलग है। तो सोचो, एक मेथड तो हमने अभी तक वर्क पावर एनर्जी तक लगा करके ये पढ़ा कि कोई भी चीज़ सीधी रेखा में चल रही है तो उसका हर पॉइंट के बारे में जानकारी दे देते थे किसी एक पॉइंट को देख करके। जस्ट लाइक चावल, एक चावल को निकाला, देखा पका है, बस पूरे चावल पे कमेंट कर दिया कि पूरा चावल पक चुका है, और ऐसा ही होता था। नया केस आ गया, हम सीधी रेखा में ना चल करके ऐसे घूम रहे हैं, और हमें जिंदगी में सीधी रेखा जितना चलता हुआ देखते हैं चीज़ों को, उतना गोल गोल घूमते भी देखते हैं। धरती घूम रही है, सूरज घूम रहा है, हमारा झूला घूम रहा है, हम घूम रहे हैं, सब तो घूम रहा है। तो घूमने वाले चीज़ों के बारे में भी तो पता करना होगा ना कि भैया इस पॉइंट के बारे में पढ़ाई कर ली, लेकिन इस पॉइंट को देख के आप इस पॉइंट के बारे में बता तो नहीं सकते। तो हमने इजाद किया कि भाई साहब इसको हम किसी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो x दूरी चला, तो यहां पे कुछ ऐसी चीज लेकर के आओ जो हर पॉइंट के लिए सेम हो जाए। तो जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करते थे, इसमें हम उस चीज के साथ डील करेंगे जो हर पॉइंट के लिए सेम होगा, और उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया थीटा, जिसे हमने कहा एंगल। तो एंगल क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इन कर्वीलिनियर मोशन, कर्व में चल रहा है। गॉट इट?
तो कितनी खूबसूरत बात है एंगल का आना। पुराने तरीके से जब हम चल रहे थे तो सीधी रेखा में चल रहे थे, तो हमारे लिए चीज़ें आसान थी। नए तरीके से हम चलना शुरू किया तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हुई, तो उसके लिए हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसे हमने कहा एंगल। और भाई साहब एंगल कैसे आया ये भी सोचो कि एंगल भैया फिक्स कैसे है सबके लिए, सोचो। तो देखो एंगल कैसे फिक्स है। मान लो कि ये x चला और ये x डैश चला, ठीक है। इसकी यहाँ से दूरी है r1 और इसकी यहाँ से दूरी है r2। तो हमारे लिए मेन चैलेंज क्या था, एंगल भूल जाओ, हमारे लिए मेन चैलेंज क्या था कि कोई ऐसी क्वांटिटी ढूंढो जो हर पॉइंट के लिए सेम हो। तो हमने क्या करा कि हमने एक चीज नोटिस की कि भाई साहब जिस पॉइंट के अलोंग ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका रेडियस, यानी कि इस पॉइंट से इसका रेडियस कितना है r2, और ये जितना डिस्टेंस तय किया मान लो x डैश, ये हमेशा कांस्टेंट है हर पॉइंट के लिए। यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x अपॉन r1 के। किसी और पॉइंट को ले लो, ये मान लो y है और ये है r3, तो ये बराबर होगा किसके, y अपॉन r3 के। तो ये जो रेशियो था वो हर पॉइंट के लिए बराबर आ रहा था, और साइंटिस्ट के मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमने फाइनली एक ऐसी चीज ढूंढ ली जो हर पॉइंट के लिए कर्विलीनियर, कर्व वाले मोशन में सेम आ रही है। जो कि प्रॉब्लम एराइज हुई थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने तो सारी मैकेनिक्स डेवलप कर दी ना अभी तक की, और सारी मैकेनिक्स डेवलप करने के बाद भी हमारे पहुंच से कुछ मोशन बाहर थे जो हम नहीं पढ़ पा रहे थे। ये बड़ी दुख की बात हुई, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया यार, प्रोजेक्टाइल तक पढ़ लिया, लेकिन किसकी मदद से, लीनियर मोशन की मदद से, रेखीय मोशन, एक रेखा में चलने वाली मोशन, है ना। तो ये कांस्टेंट आई और इसी का नाम हमने दिया था क्या, थीटा। थीटा और कुछ नहीं है, हमने एंगल नाम ही भूल जाओ, चिंटू इसका नाम है, ठीक है। इसको हमने थीटा दिया। ऊपर वाली ये क्या है बालक, ये एक सर्कल का पार्ट लग रहा है तुम्हें, ये पूरा घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, तो ऊपर वाले को कहते हैं आर्क लेंथ, और नीचे वाले को कहते हैं रेडियस, जिसके लॉन्ग चल रहा है। और ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है थीटा, यानी कि आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करो और रेडियस को आर से, तो एल बराबर आर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और थीटा का जन्म इस तरीके से हुआ, ठीक। तो एंगल की फीलिंग हमने ले ली, और अब हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, इस वाले मोशन की स्टडी हमने पूरी की पूरी कर ली। हमने एक नए तरीके का मोशन देखा जिसमें नए तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो कि लीनियर नहीं है, एंगुलर है। क्या है, लीनियर नहीं है, एंगुलर है। और अब हमने नए तरीके से चलना सीखा, तो नई तरीके से चलने की पूरी मैथमेटिक्स डेवलप होगी और पूरा का पूरा संसार डेवलप होगा। तो जितनी चीजें हमने सीधी रेखा में चला करके चीजों को पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब पढ़ेंगे इसमें नए तरीके से। बात है मजेदार, नोट करो इस चीज को। फिर उसके बाद मैं वो मिथ तोड़ता हूं तुम्हारी जो कहता है कि सर्कुलर मोशन में चलने वाला, सर्कल में चलने वाला मोशन सर्कुलर मोशन। जैसे यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सर्कल में चलेगा आगे जाकर के, लेकिन ये तो सर्कुलर मोशन है ही, लेकिन सिर्फ ये सर्कुलर मोशन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर वो मोशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, लीनियर ये हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे, उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। हर वो मोशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। गॉट इट, नोट करो इसे। तो मैं वो एग्जांपल देता हूं जिससे तुम्हें फील होगा कि हाँ मास्टर बात तो सही कह रहा था, क्योंकि जेईई मेंस में बहुत बार ऐसे सवाल आ चुके हैं जिसमें कि आपको सर्कल में चलती हुई चीजें नहीं दिखेंगे, लेकिन वो सवाल होगा सर्कुलर मोशन का। और रोटेशनल मोशन में जैसे ही जाओगे यही वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्योंकि आप सर्कल वहां ढूंढते रहोगे, सर्कल दिखेगा ही नहीं, और सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लग के सवाल वो निपट लेगा। बताऊं,
एनी मोशन लिखो, एनी मोशन हैविंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, any motion having angular displacement is studied under circular motion। कैसे बताता हूँ। सड़क, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़े हो आप, ठीक। एक गाड़ी जा रही है, ठीक, इधर जा रही है v वेलोसिटी से। आप इस रोड से x मीटर की दूरी पे इस तरफ खड़े हो। अब मेरे लिए ये गाड़ी कैसी दिखेगी? सीधे जाते हुए, यानी मेरे लिए कौन सी मोशन है? लीनियर मोशन, ठीक। यानी मेरे लिए कौन सा मोशन है बालक? लीनियर मोशन, क्योंकि मेरे लिए इस गाड़ी का हर पॉइंट लीनियर मोशन तय कर रहा है, यानी कि हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन ये जो आप हो, ये कैसे देखोगे? ये गाड़ी को ऐसे देखोगे, यानी कि आपके लिए गाड़ी पहले यहाँ थी, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पहुँची, यानी कि आपके लिए ये गाड़ी लीनियर नहीं है, आपके लिए इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो ये गाड़ी भले ही सीधी रेखा में चल रही है, ये आपके लिए क्या कर रही है बालक? सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये आपके लिए क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। मेरे लिए लीनियर मोशन, आपके लिए सर्कुलर मोशन। ये कार एक्चुअली में मेरे लिए कर रही है लीनियर मोशन, आपके लिए कर रही है सर्कुलर मोशन। नोट करो। तो अब सारी वही खेल पुरानी दोहराई जाएगी। लीनियर में जो जो हम पढ़ते थे वो सारी चीज़ें एंगुलर, ये हाँ सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे या एंगुलर मोशन में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट नोट करना, उसमें होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या कहते थे? एक्स। इसमें क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या कहेंगे? थीटा। उसमें क्या होता था? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। इसमें क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा क्या? क ख ग घ अंगा कुछ भी लिख सकते थे। जिन्होंने बनाई इस कॉन्सेप्ट को उनको ओमेगा मिला, ओमेगा लिख दिया। काश हमारे भारत में चीज़ें बनी होती तो ओमेगा की जगह कुछ और होता, लीनियर एक्सेलरेशन होता था। इसमें होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए लिख करके और ऊपर एरो दिखाते थे वेक्टर के लिए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दिखाएंगे? अल्फा। तो ये तीन चीजें होंगी। अब इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ना चालू करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट करिए बालक।
एक एक करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। हेडिंग दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता ही दिया, किसे कहते हैं? थीटा को। और थीटा बराबर क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये बात बस याद रखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। सब हमारे तो स्केलर की वैल्यू आ गई कि थीटा ये होता है, ठीक है। यूनिट वगैरह लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट होता है रेडियन। और डायमेंशन क्या होगा? नो डायमेंशन, क्योंकि रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो नो डायमेंशन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि पूछा जाता है एग्जामिनेशंस की। ऐसे क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। तो ये एक तो आ गया एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है सॉलिड एंगल। ये दो का डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट होता है। तो यूनिट एसआई क्या होगी? रेडियन। और एक और होती है डिग्री, लेकिन एसआई यूनिट होती है रेडियन ही। और वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा, 180 डिग्री बराबर पाई। तुम तो बड़े समझदार हो यार, है ना। घबरा नहीं रहना, घबराना नहीं। डायरेक्शन की बात करते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? लीनियर में कैसे फाइंड करते थे? लीनियर में तो साफ पता चलता था जिधर चीज़ें चल रही हैं उधर चीज़ें चल रही हैं, वही डायरेक्शन है, आई जे के कैप के माध्यम से। इसमें कन्वेंशन ले लिया गया, क्योंकि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का, तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सीधे चलने में तो हो सकता है कि इधर चले, उस कोने में चले, उस कोने में चले, जिधर मन उधर चले, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल जो है वो या तो क्लॉकवाइज चलेगी या एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। यानी कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, हमें कुछ कन्वेंशन लेने थे। कन्वेंशन का मतलब, पापा ने कहा कि बेटा ब्रश को रैक पे ही रखना, बेटा भी कह रहा है रैक पे ही रखूंगा, उसका बेटा भी कह रहा है रैक पे रखूंगा। यानी पुराने ज़माने से ये बात मानी जाती रही है। तो बात मानने का तरीका क्या है? वो बात मानने का तरीका कहलाता है राइट हैंड कर्ल रूल। नोट करो, राइट हैंड कर्ल रूल।
एंगुलर चलते वक्त दो ही मोशंस पॉसिबल हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। मान लो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक। क्लॉकवाइज कैसे होता है बालक, 12 यहाँ लिखा होता है, एक यहाँ, अच्छा, तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, जिधर क्लॉक चलता है उस डायरेक्शन। और एक और हो सकता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे होगा, ये उसका उल्टा होगा, यानी इधर से इधर चल रहा है। तो राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है कि हाथ पकड़ो और जिधर सर्कुलर मोशन हो रहा है उधर इसको कर्ल कर लो। सर्कुलर मोशन इधर हो रहा है, इसको कर्ल कर लिया, तो ये अंगूठा जिधर दिखाएगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बड़ी वियर्ड बात लग रही होगी तुम्हें कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मान लो कि यहाँ से यहाँ हुआ थीटा, तो ये डायरेक्शन अंदर बाहर क्यों? विश्वास करो, मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत फील के साथ समझा सकता हूँ, बट ये तुम्हारे जेईई मेंस के अभी के समय पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम चाहते आज के मुझसे 1 साल पहले मिले होते तो मैं उस टाइम तुम्हें जो सर्कुलर मोशन पढ़ाता उसमें ये भी मैं बताता हूँ कि वाई दिस कन्वेंशन। कन्वेंशन का तो मतलब मैं कुछ भी ले लेता, कन्वेंशन कहता है कि इधर मान लो इसको और एंटी क्लॉकवाइज मान लो इसको, बट ट्रस्ट मी इसका बहुत गहरा लॉजिक है, ठीक है। अंगूठा अंदर, तो इनसाइड द प्लेन, सर्कुलर मोशन जिस प्लेन में हो रहा है उसके अंदर डायरेक्शन होगा, जब चीजें क्लॉकवाइज चलेंगी। और एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज किधर, ऐसे, तो ये ऐसे कर्ल होगा, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि आउटसाइड द प्लेन। बस यही बातें आपको जाननी थी। बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायरेक्शन भी इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जब हम लीनियर की बात करते थे तो उसमें अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होता था, dx अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से इसमें थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, जिससे हम कहते हैं ओमेगा, और इससे हम कहते थे वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन। उसी तरीके से इसमें होता है, जिधर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर ही ओमेगा का डायरेक्शन। तो ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, उसमें भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात करते थे। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते तो लिखते थे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये वाली चीज़ हो गई इंस्टेंटेनियस। ओमेगा एवरेज अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी पढ़ा हमने, ठीक। तो डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो थीटा और इंटीग्रेशन एक दूसरे को खा जाए, डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे को खा जाएगा, थीटा बराबर इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। और इंटीग्रेशन के बारे में मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया ये बताते हुए कि इंटीग्रेशन का जो चीज़ें हैं वो एरिया देती हैं, यानी कि बालक इस पे ओमेगा दर्शाया गया और इस पे टाइम दर्शाया गया, इसका जो कर्व बनेगा इसके नीचे वाला जो एरिया होगा वो दे गया ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन। और ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर, यानी एरिया अंडर ओमेगा टी कर्व एंड टी एक्सिस। ओमेगा टी कर्व इसे कहेंगे ये वाले को, और टी एक्सिस ये, क्योंकि ये भी तो एरिया हो सकता है, इसको मत ले लेना, इसके साथ डी टी के साथ, डी के साथ जो वाली क्वांटिटी होती है उसके साथ वाला एरिया। एंड टी एक्सिस गिव्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट करिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी जानकारी हमने ले ली।
अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में रिलेटिव तरीके से बात करना है, रिलेटिव मोशन। तो आपको थोड़ा सा रिलेटिव मोशन याद करना होगा जब मैंने पढ़ाया था। दोनों कॉन्सेप्ट, एक तो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट और एक पलट के दे दो वाला कॉन्सेप्ट। और जिन भी बालक को चीज़ें स्लो लग रही हैं, मैं उनसे बहुत आग्रह कर रहा हूँ प्यार से कि वो चले जाएं मुझे छोड़ के, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर है ना बालक, हताश नहीं कर रहा मैं, शायद मुझे अच्छा पढ़ाना नहीं आता होगा, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आप जा सकते हो, ठीक है? बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, चले जाओ, ठीक है? क्योंकि बच्चा मैंने कुछ ओरिजिनलिटी लेके आई है अपनी, है ना, कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, बच्चे को फ़ायदा होता है, तो मैं उस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि 4 बच्चे मुझे ज़्यादा देख लें। मेरी तो बहुत ही अलग मैथमेटिक्स चलती है सिलेक्शन की। मैं तो बच्चे से कहता हूँ, मैंने बच्चे को 10 होमवर्क दिया, अगर वो 15 हल करके लाता है तो मैं उसे थप्पड़ मार देता हूँ। क्यों? क्योंकि बालक जितना भी बीमारी का जड़ है ना, वो तुम्हारे ज़्यादा पढ़ने में है। जितना सफिशियंट है उससे एक अंक भी ज़्यादा पढ़ लिया ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, तुम डूबोगे। मास्टर को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट बिठाने को, जेईई मेंस जेईई एडवांस लेवल का। वो जाता है, रैंडम किताब उठाएगा, अजीब अजीब सवाल लगा करके सब खिचड़ी बनाएगा, और फिर आकर के बोलेगा मास्टर कुछ नहीं हो रहा, मास्टर ने करके भेजा था ना। तुम्हें क्या लगता है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, समझ रहे हो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 महीने पढ़ के नहीं निकाला जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका एक्चुअल नॉलेज चेक कर लेता है, और नॉलेज ऐसे 1 महीने में नहीं आती, वो इंफॉर्मेशन आती है। और जेईई मेंस और जेईई एडवांस इज नॉट द एग्जाम ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स द एग्जाम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है कि आप 10 इंफॉर्मेशन को कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करते हो, पिरोते हो माला की तरह। इसीलिए तो मैं हर लेक्चर के शुरुआत में 5 मिनट देता हूं कि माला पिरोने में, कि बालक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद सर्कुलर मोशन क्यों पिरो दो, क्योंकि न्यूटन जब जाओगे जेईई मेंस में, तब तो जेईई मेंस भी खेलने लगा, मैकेनिक्स और सर्कुलर जोड़ देगा, और जो दोनों को अलग अलग इंफॉर्मेशन के तौर पे देखते हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स, ये कैसे? और ये तो बहुत छोटी बात बता रहा हूं मैं, सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टैट को जोड़ देता है। अब तुम सोचो कि ये माला के तौर पे पिरोया नहीं होगा ना किसी मास्टर ने, तुम्हें सब कुछ आता रहेगा, सवाल नहीं बनेंगे गारंटीड। मैं कैसे लिख के दे दूं? यहाँ भारत में लिखने की बड़ी महत्व, बैंक में एफिडेविट करा दूं? नहीं बनता, नहीं नहीं बनता। मैं तुम्हें सपने बेचने नहीं आया ना, इसलिए मेरे चैनल पे इस पे देखोगे पहला वीडियो मैंने रैंडम नहीं डाला है। इस चैनल पे 2 साल पहले डाली गई है पहली वीडियो, डायरेक्ट सिलेबस है, वेक्टर। मैं मजाक करने नहीं आया। और तुम्हें लगता है मास्टर यूं ही बोले जा रहा है? मुझे माला पिरोने दो मेरे रफ्तार से, मेरे तरीके से। तुम बस ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, कि मैं जब पिरो रहा हूं तो तुम सामने बैठ के देखो कि मास्टर कैसे पिरो रहा है, और सीखो उस चीज को, ठीक है? तुम सबसे बड़ी गलती कर सकते हो कि तुम इंफॉर्मेशन लेने जा सकते हो, कि कोई मास्टर होगा तो ऐसे करेगा, फास्ट फास्ट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, सिलेबस खत्म। तुम्हें भी लग जाएगा यार 10 पॉइंट सिलेबस में थे, 10 के 10 मुझे आते हैं याददाश्त को। यू हैव इंफॉर्मेशन नॉट नॉलेज। वो 10 इंफॉर्मेशन को पिरोया जाता है धीरे धीरे, चुटकुलों से पिरोया जाता है। एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन से, सर्कुलर मोशन को वर्क पावर एनर्जी से कैसे। ऑफलाइन होता तो मैं तुम्हें ऐसे ताला बंद करके रूम में डंडे के सहारे पे पिरोता, बट ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में मुझे षड्यंत्र आते हैं रचने, जिससे कि तुम मुझ तक बंधे रहो। मैं रचूंगा नहीं, क्योंकि तुम नहीं टिकोगे, तुम अगली जनरेशन को मुझ पे टिकाओगे। क्योंकि तुम एग्जाम देने जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या सही था और क्या नहीं, और फिर तुम्हारा छोटे भैया पूछेगा ना, बच्चा पूछेगा
कि भैया कहाँ जाऊँ, तो अरे वो स्नेहित मास्टर के पास जा, भाई साहब ईमानदार था और मैं यही लेके ही चला। फिजिक्स मुझसे बहुत अच्छा बहुत कोई पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे। ईमानदारी के सहारे मैं चला हूं कि बच्चे को धोखे में नहीं डालना, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे जुड़ा रहे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई बालक बहुत ज्यादा ओलंपियाड लेवल कर सकता है वो, तो मैं उसे किसी और टीचर को रेफर कर देता हूं कि जाओ वहां मेरे पास बैठो ही मत, निकलो यहां से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और बच्चे ना अंकों से बड़ा प्रभावित होते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ऊंचे लोग ऊंचे अंक को रखते हैं, चाहे उनके सब्सक्राइबर हो, चाहे लाइक हो, चाहे जो हो, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है। हो जाएंगे, लेकिन जब मेरे हो जाएंगे तब तुम्हारे काम कैसे आ पाऊंगा? और जब मेरे हो जाएंगे तो शायद मैं इतना अनबायस्ड रह ही ना पाऊं, क्योंकि उस टाइम हजार चीजें सोच के बोलनी पड़ती है। अभी मैं जितने खुले तौर पे तुम्हें गाली दे पाऊंगा, उतने खुले तौर पे गाली कभी नहीं दे पाऊंगा। और शायद मेरी तारीफों से तुम बनो या ना बनो, मेरी गालियों से बन जाओगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ मी अंटिल आई बिकम पॉपुलर। उसके बाद तो मीठी मीठी बातें करनी ही है। हाँ, 15 दिन में तो 10,000 मार्क्स आ जाएंगे। इधर ये लो, ये क्रैश कोर्स है, एक लोगे ले, अभी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। 2 साल का पहले ऐसे निकाला, फिर ऐसे पैकेट से निकाला, ये टॉफी चाहिए ले, और तुम दौड़ पड़े लेने। खुद पे तरस नहीं आती कभी कि मुझे जो टॉफी दिखा रहा है मैं कुत्ते की तरह दौड़ पड़ रहा हूं? कभी खुद को देखना मिरर में यार, और आंखें भर आएंगी तुम्हारी कि कहां गई मेरी रीढ़ की हड्डी, जो ऐसे खड़ा हो सकता था, जो आ रहा है झुका के चला जा रहा है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से पटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्ट्रेटेजी, कुछ 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 कुछ, सब डंडे से तुम्हें धक्का दे रहे हैं। और तुम बीच में सक पका, कोई तो बता दो मुझे कि मैं किधर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्यों अपनी हालत ऐसी कर दी? एक बच्चे थे, कोरे स्लेट थे, तुम अपने ऊपर कुछ भी लिख सकते थे, तुम अभी कुछ भी लिख सकते हो। क्यों क्यों रैंडम चीजें लिखवाए जा रहे हो अपने ऊपर? थोड़ा सोचना इस बारे में। ये तुम्हारा चुनाव है, कोई लिख नहीं रहा तुम्हारे ऊपर। तुमने किसी को देखना मंजूर किया और वो तुम्हारे ऊपर लिख गया। 30 दिनों में कैसे तुम्हें 99 परसेंटाइल लाए जाएंगे? कोई तुम पे लिख दिया कि ये वाले क्रैश कोर्स लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हें क्या, तुम्हें ये मार्कर मैं तुम्हें बेचूं तो तुम्हें पता चलेगा कि 10 रुपए की मार्कर है। तुम्हें तो सपने बेच दिए जा रहे हैं यार। एक फेडरिक नीत्शे नाम का एक बहुत अच्छा विचारक है, वो कहा है कि इंसान को जीने के लिए सपने जरूरी होते हैं। अगर उससे उसके सपने छीन लिए जाए ना, तो वो मर जाएगा। यही होता है, जो बहुत ज्यादा सपने इन चीज को बना लेते हैं, एंटीबायोटिक को अगर वो छीन जाता है तो जीना छोड़ के सुसाइड कर लेते हैं बहुत लोग। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सपने मत बनने देना। इसके दो नुकसान होंगे, या एक तो जिस दिन ये छीना उस दिन जी नहीं पाओगे, और दूसरा कि किसी को पता चले कि ये तुम्हारा सपना है तो इसी सपने को तुम्हें बेच देगा, और तुम पैसे दोगे, घर लुटा दोगे, जमीन लुटा दोगे, बाप की किडनी बेच दोगे। सरल, इतनी बड़ी चीज नहीं है आईआईटी। सरल, आराम से होगा। बैठो, पैनिक नहीं करना, ठीक है, भागना नहीं है इधर उधर। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, दो तरीके थे। पहला तरीका इधर बात करूंगा, दूसरा तरीके की बात इधर करूंगा। ये मेरा वाला तरीका था, ठीक है। ए पार्टिकल है, पहले लीनियर की बात करते हैं, इससे हम फिर जाएंगे एंगुलर पे। ये बी पार्टिकल है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि बी के लिए ए की वेलोसिटी क्या होगी, तो जो बी की वेलोसिटी है उसे पलट के ए को दे दो।
और बी रेस्ट पे मान लिया जाएगा, यानी जो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है। तो मान लो कि इसकी V1 थी, इसकी V2 है, तो ये पलट के इसको दे दो V2, तो ए की वेलोसिटी टोटल कितनी हो गई, V1 प्लस V2। और बी के लिए ए की वेलोसिटी ये हो गई। मान लो कि ए चल रहा है इस डायरेक्शन में, बी चल रहा है इस डायरेक्शन में V2 से और ये V1 से, ठीक है। तो बी के लिए की वेलोसिटी क्या होगी, बी की वेलोसिटी पलट के ए को दे दो V2, अब जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो इसको कहते थे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन इसी को मैंने एक फॉर्मूले के तौर पे सॉल्व करना बताया था। जब भी वी ए बी लिखा रहे तो क्या करना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी पुट कर देना साइन के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है, साइन के साथ, यानी कि किसी एक को पॉजिटिव लो और किसी एक को नेगेटिव लो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, उस तरफ पॉजिटिव है, तो ये लेते हैं किसे, अच्छा ये वाला तो मिटा देता हूँ। अब इस कंडीशन से हम लिखते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, प्लस डायरेक्शन में V1 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, नेगेटिव डायरेक्शन में V2, तो V1 प्लस V2। तो चाहे आप इस तरीके से करो, पलट करके देने वाले तरीके से, चाहे आप उस तरीके से करो। दूसरे केस में बात करते हैं। ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है यानी माइनस है, तो माइनस V1 माइनस माइनस V2, ठीक है। तो ये माइनस V1 प्लस V2, यानी कि V2 माइनस V1। V1 माइनस V2 आया, यहाँ V2 माइनस V1 आया, दोनों अलग चीज़ें हैं नहीं। इसमें से जो बड़ा होगा वो उसका साइन आ जाएगा। अगर मान लो कि V2 बड़ा हुआ तो V2 का साइन आ जाएगा, V1 बड़ा हुआ तो V1 वाला माइनस साइन आ जाएगा। वैसे ही यहाँ भी होगा, V1 बड़ा हुआ, जो भी होगा उसका साइन आ जाएगा। तो हम जब एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा ए बी की बात करेंगे, ठीक है, बीच में बात करता हूँ, ओमेगा ए बी की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। नोट करो, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। इस पे आगे चर्चा करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखना। इसके पहले हम एक और टॉपिक, छोटा सा आर्टिकल निपटा देता हूँ, 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे, कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिश्ता है। यहीं पे निपटा दूँ ताकि फिर से पढ़ पाऊँ इसको। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सबसे ज़्यादा सवाल ना इस पे आते हैं, तो ध्यान रखना, मैं करवाऊंगा सवाल। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड ओमेगा, थीटा बराबर एल अपॉन आर हमने पढ़ा, ठीक। इन दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू, रेडियस तो कांस्टेंट होता है हमेशा, तो 1 अपॉन आर बाहर, डी एल अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा, और डी एल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन आर, यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है आर ओमेगा। अब हम वापस इस पे चलते हैं। ओमेगा ए की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन आर, यानी रेडियस। तो ओमेगा ए बी हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन रेडियस, ओमेगा बी वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन रेडियस। नोट करो,
इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि ये आपके काम आएगा। ये एक पॉइंट लिख लो, ओमेगा ए बी क्या हो जाएगा बालक, वी ए बी अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी अपॉन आर। ये पॉइंट ज़्यादा काम में आता है, लिखो। इस पे थोड़ी सी और बात करेंगे अभी प्रॉब्लम के माध्यम से। चलो बेटाऊं, इस पे अब सवाल करते हैं एक, और डीपीपी में तो मैंने सवाल दिए ही हैं। सवाल क्या है, सवाल से पहले छोटा सा एक और आर्टिकल ले लेते हैं कि रिलेटिव को मिटाते हैं। रिलेटिव तो मैंने बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी की थोड़ी सी डिटेल में और जाते हैं। सर्कल में चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की थोड़ी सी डिटेल में और चलते हैं। मान लो कि ये कार है, ठीक है, ये कार है जो v वेलोसिटी से जा रहा था, यहां पे तुम खड़े थे, ठीक है। ये कार यहां गई और कुछ समय के बाद यहां पहुंच गई v वेलोसिटी लेकर के इस डायरेक्शन में, और ये तुम्हारे साथ बना रहा है एंगल कितना, थीटा, ठीक। तो अब इसके पास अगर तुम्हारे ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है तो इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, हाँ होगी। वो कौन सी होगी, इसकी वेलोसिटी है v सीधी डायरेक्शन में और ये है r। तो मुझे बताओ क्या वो ओमेगा जो है वो v अपॉन r होगा। तो मैंने कि ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन बताया, क्या ये वेलोसिटी जिम्मेवार है इसके ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनने के लिए। ध्यान से सोचना, मैं समझाता हूं। ये थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हम लेते हैं, एक तो अलोंग द लाइन होगा और एक परपेंडिकुलर टू लाइन। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट से 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ये हो गया v कॉस थीटा और ये हो गया v साइन थीटा। अब सोच के बताओ कि इस कार को सर्कुलर मोशन में इसके लिए रखने में कौन सी वेलोसिटी जिम्मेवार लग रही है कंपोनेंट, क्योंकि ये तो इसको सीधे ले जाना चाहती है, तो इसके ऊपर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तो चेंज नहीं होगा। इसके लिए ये v साइन थीटा जो है वो इस कार को लीनियर मोशन में रखना चाहती है। सर्कुलर मोशन कौन देना चाहता है, v cos थीटा, यानी कि ओमेगा इस केस में होगा v की जगह v cos थीटा अपॉन r, यानी कि वो कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी जो कि लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर हो, उस वेलोसिटी के माध्यम से हम एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, यानी कि v परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। तो ओमेगा लिखते वक्त आप हमेशा ध्यान दोगे, अगर लीनियर की बात करें तो v अपॉन r, लेकिन इसमें v होगा वो v परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जब प्योरली सर्कुलर मोशन होगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। प्योरली सर्कुलर मोशन में तो आपको जिस तरीके से ओमेगा दिखाया जाएगा, इधर से घूम रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ से होगी, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही दिया होगा। तो इसमें आपको जब ओमेगा लिखना होगा तो ये वेलोसिटी v हो गई अपॉन रेडियस,
आर हो गया, तो यही वेलोसिटी लिखोगे क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। बट ऐसे केसेस में जब सीधे पूरे के पूरे सर्कल में ना दिख रहा हो और आप सेंटर पे ना हो, तब आप वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन आर लिखोगे, ओमेगा की वैल्यू। ठीक इसी तरीके से अगर ऐसा केस हो, प्योरली सर्कुलर मोशन ना हो, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी जो लिखनी है ओमेगा ए बी, वो क्या होगा, वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, या रेडियस नहीं सॉरी, लाइन ज्वाइनिंग द ए एंड बी। ठीक है, एक सवाल से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आर्टिकल मुझे बताना था, अब सवाल पे आते। सवाल ये है कि यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, यहां से एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड से ये लॉन्च होता है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड है मतलब कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इस पे काम नहीं कर रहा है, रॉकेट प्रोपल्सन है, 10 मीटर प्रति सेकंड से ये उड़ता ही रहेगा। तो इसके लिए रॉकेट जो है वो ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर एक थीटा एंगल सबटेंड करेगा। तो पूछा गया है फाइंड ओमेगा आफ्टर 6 सेकेंड। इसकी दूरी भी दी गई होगी कुछ, हाँ 80 दी गई है। तो ओमेगा फाइंड करो जब ये रॉकेट 6 सेकंड बाद जिस पॉइंट पे भी होगा उस पॉइंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सोचो और जवाब दो। 6 सेकंड में रॉकेट कितना चल चुका हो, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो 6 सेकंड में चल चुका होगा 60 मीटर। ठीक, अब ये 80 है, ये 60 है, तो ये वाला होगा 100 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो। ठीक है, ये 60 है और ये 80 है, तो ये एंगल कितना होगा, इसका रेशियो हम अगर देखें तो ये आएगा 3, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। 20 3 60, 20 चौके 80 और 20 25 100। तो 3/4 है, 3/5 है, यानी कि ये थीटा बराबर आ गया 37 डिग्री। लगा सकते हो, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है 37 और 53 डिग्री का, तो 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है, मैंने कितनी बार ही बताया है। अब इस मोमेंट पे इस रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी 10, तो इसके होंगे दो कंपोनेंट्स, ये 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री, तो ये 53, तो ये 37 डिग्री। ठीक है, अब एलोंग द लाइन वाला जो ये कंपोनेंट है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ओमेगा लिखते वक्त हम हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, किसके, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। तो ये हो जाएगा 10 cos 37, इस तरफ 10 cos 37 की वैल्यू होती है b/h, यानी कि 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी इस बंदे के लिए v परपेंडिकुलर, जो कि 8 मीटर प्रति सेकंड है, बटा लाइन ज्वाइनिंग की लेंथ यानी कि 100, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में 2/25। और इसकी यूनिट क्या हो गई एंगुलर वेलोसिटी की, रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि मैं बहुत खूबसूरत तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी पे देने वाला हूं। चलो मैं पहले प्रश्न देता हूं, तब तक तुम बनाओगे और फिर मैं बोर्ड उधर वाला क्लीन करूंगा। एक झूला है, मैरी गो राउंड जिसे कहते हैं, ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, दो बंदे बैठे हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इसकी रेडियस से आर, इसकी रेडियस से आर। ठीक, इसको मान लो ए नाम दिया, इसको नाम दिया बी, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे बैठे हुए हैं। तो बताओ ए के लिए बी की वेलोसिटी, सॉरी बी के लिए ए की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। दिमाग लगाओ, तब तक मैं इधर वाला मिटाता हूँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, चल दिए
बालक बोल रहे थे कि हिंदी माध्यम से पढ़ा। बालक मैं हिंदी माध्यम से नहीं पढ़ा सकता, हिंदी प्रेमी होते हुए भी। मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था से निकला हुआ बच्चा हूँ जिसके दिमाग को अंग्रेजी भाषा के लिए तैयार कर दिया गया सब्जेक्ट के नाम पे। भले ही मैं बात हिंदी में करता हूँ, सारी चीज़ें हिंदी में करता हूँ, बट भाषा की जब बात आती है सब्जेक्ट की, तो मुझे अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ किसी दिन। अगर मैंने तुम्हें हिंदी माध्यम से पढ़ाना चालू कर दिया अभी भी ना, तो मेरा जो ध्यान है वो हिंदी अच्छी बोलने पे ज़्यादा होगा, विषय पे कम होगा, जो कि मैं चाहता नहीं, और मैं सीखूंगा भी नहीं। क्योंकि अभी जो मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो 3-4 साल बड़े एक्टिव रहेंगे। जब मैं 27-28 का हो जाऊंगा तब मेरा न्यूरॉन डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। तो मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें अभी सीख सकता हूँ वो उस टाइम नहीं सीख पाऊंगा, और उन चीज़ों के सीखने की श्रेणी में भाषा नहीं आती। भाषा मैं सीख जाऊंगा। मैं अंग्रेजी इतना सीख गया हूँ कि आपकी भाषा मैं समझ जाऊँ, मेरी भाषा आप समझ जाओ, ठीक है। तो अंग्रेजी में मैं एफर्ट भी नहीं लगाता, लेकिन क्या करूँ, मैं अंग्रेजी भाषा से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, ठीक है। तो मैं जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सहज रहता हूँ कि अच्छा, मुझे भाषा बोलने पे ध्यान में नहीं देना होगा, मुझे बस अच्छा पढ़ाने पे ध्यान देना है, फिजिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हिंदी भाषा में पढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और ना ही मैं पढ़ाऊँगा अगले 4-5 सालों तक, ठीक है। चलो ये बनाया। अच्छा, इसमें मैंने रोटेशन का डायरेक्शन ही नहीं दिया। मान लो कि अच्छा ये इधर घूम रहा है ना, मतलब कि ये ऐसे, ठीक है। यानी कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। तो ओमेगा ए बी मैंने क्या बताया, वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस, नहीं, लाइन ज्वाइनिंग। यानी कि आर की जगह सबसे पहले यहाँ आर नहीं भरोगे, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन करने वाली का लेंथ है वो भरोगे। सबसे पहले तो मैं नीचे वाला भरता हूँ, 2r, ठीक है। अब ये हो जाएगा वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर। तो इसके अलोंग ये चल रहा है, तो v बराबर हो जाएगा आर ओमेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा v बराबर आर ओमेगा। ये फार्मूला मैंने बताया था ना, दोनों के ओमेगा सेम है, दोनों की ये वाली वेलोसिटी सेम होगी, और दोनों की वैल्यू क्या होगा, आर ओमेगा, क्योंकि दोनों का रेडियस आर है, ठीक है। ये स्मॉल आर नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिखते हैं। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। वी ए की वैल्यू क्या है, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लूँ, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शन के साथ हमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो वी ए परपेंडिकुलर किधर गया यार, ये है। और परपेंडिकुलर, जब मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होती है। देखो ओमेगा किसके अलोंग है, इसके अलोंग, तो इससे लाइन ज्वाइन कर रही है ये, और इसके परपेंडिकुलर होगा ये। तो वी ए परपेंडिकुलर हो गया आर ओमेगा माइनस वी बी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ माइनस आर ओमेगा। ये मत सोचना कि मैंने जबरदस्ती सिर्फ इसको माइनस रखने के लिए इस डायरेक्शन को माइनस ले लिया, नहीं। तुम इस डायरेक्शन को माइनस लो, इस डायरेक्शन को प्लस ले लो, तो कुछ नहीं होगा, बस इसके आगे एक माइनस लग जाएगा और वो एक डायरेक्शन बताएगा, अपॉन 2r। तो आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा 2r ओमेगा अपॉन 2r, 2r से 2r कैंसिल, बराबर आ गया ओमेगा। उत्तरी दो डायमेट्रिकली अपोजिट जगहों पर बैठे हुए बंदों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी क्या है, ओमेगा। कोई फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया, रियल लाइफ में देखना, जब झूले पे बैठना तो अपने डायमेट्रिक अपोजिट बंदे को देखना। तुम तो उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, वो उस डायरेक्शन में चल रहा है, तुम्हें वो तेज दिखना चाहिए झूले से, जबकि ऐसा है नहीं। तुम देखोगे जा करके तो तुम देखना झूले के सेंटर को और झूले के बंदे को जो अपोजिट डायमेट्रिकली बैठा हुआ है, तो दोनों साथ ही ओमेगा से घूम रहे होगे। तो इसको नोट करो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये कोई पार्टिकल है ए, ये कोई पार्टिकल है बी,
इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर, ठीक है। इस पे 37 डिग्री पर लग रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से वेलोसिटी, और इधर 53 डिग्री पर लग रहा है कितने मीटर प्रति सेकंड से, 50 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। तो इस इंस्टेंस पे ओमेगा ए बी फाइंड करो, ठीक। जब तक तुम वो करते हो तब तक मैं इधर दूसरा सवाल छाप लेता हूं। और डीपीपी जरूर करना। इसमें कांस्टेंट का भी यूज होगा जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी थी। ये जमीन से इसकी दूरी है 40 मीटर, यहां से इसकी दूरी है 30 मीटर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। लिखा है फाइंड ओमेगा ए बी, कब, जब ये है 37 डिग्री, ठीक। बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है। वो बन गया, सिंपल सी बात है। ओमेगा ए बी पूछा है, यानी कि वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को लेकर के हम इसमें पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। एक बात और गौर करना कि हमने जो मैकेनिक्स डेवलप की थी वेलोसिटी वगैरह की, हम पढ़ उसी चीज़ों की मदद से ले रहे हैं। ये वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि हमने पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही ये बनाया, शुरू से नहीं सोचना चालू किया, ठीक है। तो ओमेगा को भी हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी के माध्यम से ही। ओमेगा ए परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, लाइन ज्वाइनिंग, किसको किसको, दो पॉइंट्स को जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो पहले तो हम दोनों को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, इधर और इधर। 50 कॉस उधर, 50 साइन 53 डिग्री इधर, तो 50 साइन 53 डिग्री यानी 4/5, 5 से 10 बार में, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इधर लेते हैं इसको, v 20 कॉस इधर, 20 साइन इधर, तो 20 गुना 3/5, 5 से 4 बार में 12, तो इस डायरेक्शन में आगे इसकी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो वी ए परपेंडिकुलर क्या हो गया बालक, अगर हम ऊपर को पॉजिटिव ले लें और नीचे को नेगेटिव ले लें, तो वी ए परपेंडिकुलर क्या हो गया, पॉजिटिव 12 मीटर प्रति सेकंड। वी बी परपेंडिकुलर क्या हो गया, माइनस नेगेटिव 50 मीटर प्रति सेकंड अपॉन आर कितना है, तो लाइन ज्वाइनिंग कितना है, 100 लिख दिया। अब 50 10 60 और 2 62, 62/100 रेडियन प्रति सेकंड। नोट करो। अच्छा सॉरी, ये मैंने 50 कैसे पुट कर दिया, 40 पुट करूंगा ना परपेंडिकुलर वाला, 40, तो ये हो जाएगा 52, 4 से 13 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कि 13/25 लिख लिया। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वी परपेंडिकुलर ही लेना है। इसकी बात करते हैं। ये एक दीवार है, ये दूसरा दीवार है, इस पे एक आड़ा रखा हुआ है स्लैब, ठीक, जिसका ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो ये वाला किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए ये जो बी वाला पॉइंट है, ये कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो आपसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो सबसे पहले
हमें इसकी लीनियर वेलोसिटी पता है, तो हमें इसकी इसकी लीनियर वेलोसिटी पहले निकालनी होगी नीचे की तरफ, जो कि दी नहीं गई है। कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट मोशन से निकालेंगे। कांस्टेंट मोशन क्या कहता था कि अलोंग द स्लैब जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? सेम। ये 37 डिग्री, तो ये भी क्या? 37 डिग्री। 20 cos 37 यानी 20 गुना 4/5, 5 से कटा 4 बार में, 16 मीटर प्रति सेकंड। ये एंगुलर नहीं आया है, रेडियन में ही आएगा। ठीक है, ये v वेलोसिटी थी, ये 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट अलोंग द स्लैब क्या होगा? v cos 53 डिग्री, यानी कि v 3/5। और ये दोनों किसके बराबर होंगे? कांस्टेंट मोशन के माध्यम से एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि v इंटू 3/5। तो v की वैल्यू आ गई 80/3, यानी कि ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो 80/3 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा है। 80/3 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा है। ये कितनी थी? 30 मीटर की। ठीक है, ये 37 डिग्री कैसे पता चला था? गिवन था, या फिर ये लंबाई से 4 और 3 का रेशियो में है, तो उससे भी पता चला था। अब हमें क्या करना है कि हमें वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। अच्छा, आर से पता चला कि आर की जगह पे क्या लिखेंगे? लाइन ज्वाइनिंग का लेंथ, यानी स्लैब का लेंथ। तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? ये 50 होगा। तो आर की जगह पे तो सबसे पहले हमने पुट कर दिया 50। अब वी ए बी की जगह पे हमें क्या पुट करेंगे? वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर। वी ए परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो इसका ये कंपोनेंट हो गया ये, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया ये 20 साइन 37 डिग्री, यानी 3/5, 5 से 4 बार में, यानी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो वी ए परपेंडिकुलर आ गया 12/50। वी बी परपेंडिकुलर पुट करेंगे तो वी बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू है 80/3 मीटर प्रति सेकंड। कॉस उधर आया तो साइन इधर आ जाएगा, तो 80/3 साइन 53 डिग्री क्या हो जाएगा बालक? 4/5, 5 से ये 16 बार में, 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64/3, यानी कि 12 माइनस 64/3। वेट ए मिनट, एक और बात, कि अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको लेंगे नेगेटिव। तो 12 को हमने पॉजिटिव के साथ पुट करा, तो इसको पुट करेंगे नेगेटिव के साथ, यानी 12 माइनस माइनस प्लस 64/3 अपॉन 50। ये हो जाएगा 36 प्लस 64/150। कैसे हुआ? तुम फ्रैक्शन वाली एडिशन जानते हो, 6 4 10 का 0, हाथ में 1 6 3 9 1 10/150। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 2/3 रेडियन प्रति सेकंड इज द सुटेबल आंसर। बन गया? तो ये था हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही दुलारा सा लेक्चर, जिसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी तक की कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इतना समय बचा नहीं है कि एंगुलर एक्सेलरेशन समझाऊं, क्योंकि ज़्यादा डोज नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम सवाल नहीं लगाओगे। तुम में से जितने भी बच्चे हैं, जाओ तुरंत अभी टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके डीपीपी खोलो और तुरंत उसके सवालों को देखो और लगाना चालू कर दो। 30 मिनट लगेंगे, सरल सरल सवाल हैं, कॉन्सेप्ट बिठाने के सवाल हैं, हिम्मत हारना नहीं। राधे राधे।